नमस्कार दोस्तों, सफल शिक्षक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फटाफट 90 क्वेश्चंस आज हम लोग अपने सेशन में देखने वाले हैं। कोशिश ये रहेगी कि 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं और पहले के भी, पहले 2014 से लेकर के हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है सीडीपी के, है ना, जो भी हमारे सीडीपी है, इसका पूरा का पूरा जो लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर है हम लोग उसको लगा डालेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो यूपी टेट है उसके एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होकर के आते हैं। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने इस पहले सेशन को। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास टोटल 90 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ी स्पीड हम लोग की तेज रहने वाली है। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा कथन आपका जो है वो सही नहीं है। वंशानुक्रम, माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल सही है। माँ बाप से क्वालिटीज हम एक्वायर करते हैं, मम्मी पापा से हम लोग क्वालिटीज एक्वायर करते हैं और वो बच्चों में जाती है। ठीक है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया है, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल। माता पिता प्लस पर्यावरण आपस की क्या है, अंतर क्रिया से ही हमारा विकास जो है वो होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, जी नहीं, शोधन नहीं है, ये हमें बचपन से या ऐसे कह लें कि हमको माता पिता से जो है चीजें मिलती हैं, इसका मतलब ये शोधन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ठीक है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित वंशानुक्रम होता है, जाहिर सी बात है, माँ बाप आपके जैसे होंगे, बिल्कुल आपकी सोच आपका शरीर बिल्कुल से बिल्कुल वैसा होगा। सी ऑप्शन इसमें से जो है वो कह रहा था कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर सी आपका हो जाएगा जो कि सही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है सहचर्य के नियम। सहचर्य का नियम क्या कह रहा है, क्या समानता का नियम होता है या वैमनस्य का नियम होता है या समीपता का नियम होता है, यहाँ पर ये सभी होते हैं। ध्यान रखिएगा, सहचर्य का मतलब होता है आपसी सहयोग को बना करके रखना। सहचर्य मतलब आपसी सहयोग को बना करके रखना। तो क्या है समानता, सहचर्य का नियम, अच्छा आपने ये पढ़ा होगा, है ना, a प्लस बी इज इक्वल क्या कहते हैं, b प्लस a, है ना, सहचर्य का नियम समानता के नियम में बराबर है। ठीक है। वैमनस्यता मतलब दोनों क्या है, आपस में बराबर है, और समीपता ये इसकी समीपता को दर्शाता है, इसकी समीपता को दर्शाता है, तो सहचर्य का नियम यह सभी है। ध्यान रखिएगा, समानता, समीपता और क्या है आपका वैमनस्यता, ध्यान रखिएगा, है ना। चूंकि ज्यादा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमारी स्पीड जो है वो रैप अप रहने वाली है, अच्छी खासी रहने वाली है। आगे है, यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे गेट्स के अनुसार, माफ कीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही, गेट्स के अनुसार मानव अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, ये हमें क्या कहलाता है, आपका अभिप्रेरण कहलाता है, जी नहीं, अभिप्रेरण नहीं, इसको थोड़ा सा बीच में कर दो ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, हाँ, क्या है, क्या अभिप्रेरण कहलाता है, बिल्कुल नहीं। समायोजन कहलाता है, बिल्कुल नहीं। क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा सीखना कहलाता है। क्या अनुभव के द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं चीजों को, है ना, क्या करते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। जैसे मान लो आज आप किसी रास्ते से गए, आपको उसने वहां पे कुत्ते ने दौड़ा लिया, आप क्या बोलोगे, अरे यार उस रास्ते जाना तो बहुत संभल करके जाना, उस रास्ते पे कुत्ता रहता है वो आपको दौड़ा लेगा। तो अनुभव के द्वारा हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सीखते हैं। पुराने से नए में जब हम लोग परिवर्तित होते हैं तो हम लोग कई चीजें सीखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अनुभव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीखने का कार्य करते हैं। अगला है, कह रहा है कि आपने अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। जो अपने आप को प्रेम करता है जैसे बोलते हैं सेल्फ लव, क्या बोलते हैं, सेल्फ लव। क्या आत्म केंद्रित प्रवृत्ति बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। आत्म केंद्रित मतलब साइनसोर, उसको लगता है ना पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं, है ना, इसको सेल्फ लव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलेंगे। ठीक है। फिर ये क्या है, अहंकारी, अरे नहीं ऐसा नहीं, सेल्फ लव को अहंकारी नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा, प्रौढ़ी नहीं बोलते। ठीक है। ये क्या होता है आपका नर्सिज्म प्रवृत्ति, है ना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सिज्म प्रवृत्ति। मतलब इस पूरी दुनिया में आपको सबसे बोलते नहीं कि सबका भला हो, सबका सही हो, लेकिन वो भलाई हमसे स्टार्ट हो, इसको बोलते हैं सेल्फ लव। आप खुद के लिए काम कर रहे हो, कार्य तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप खुद के लिए भी कार्य कर, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लव बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सिज्म में बोलते हैं, है ना, इसको मतलब सेल्फ लव बोलते हैं। अगला है मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है।
कौन सा कार्य निर्माण करता है? क्या क्षेत्र? जी नहीं, क्षेत्र नहीं, एक पीढ़ी से अगर दूसरी पीढ़ी में जाएगा, मौसम जलवायु का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें किसका आ जाएगा? आपका वातावरण। जैसा आपका पारिवारिक वातावरण होगा, बिल्कुल आप वैसे ही अगली पीढ़ी में जाओगे। आपने देखा होगा जज का बेटा जज, है ना। और भी हमने बहुत सारे ऐसे कंडीशंस देखे होंगे जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब कोई अगर क्या कहते हैं किसी फोर्स में है, उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे सभी फोर्स में है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जन्मजात चीजें जो होती हैं, ये इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है बेटा? वातावरण जिम्मेदार होता है, वातावरण जो है जिम्मेदार होता है। अगला है, कह रहा है पूरे आवृत्ति वितरण, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को कहा जाता है। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, है ना, ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूरे आवृत्ति, मतलब ये मान लो पूरा का पूरा आपका एक सिस्टम है पूरा, है ना। अब कह रहा है इसके प्रतिनिधित्व, मतलब इस पूरी वैल्यू को कोई वैल्यू ए बता रही है ना। जैसे मान लो हमने इसमें लिख दिया कि ये जो आपका राउंड है, इसमें फुटबॉल खेलने वालों की क्या कहते हैं, बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि सर अगर हम इसमें लिख दें कि 12, है ना, यानी 12 लोग जो है बास्केटबॉल खेलते हैं, तो ये किस चीज को शो करता है? इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रवर्ती प्रमाप की मान, मतलब इसका जो प्रमाप है उसका हम लोगों ने अलग से वैल्यू, अलग से मान ले रखा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रवर्ती प्रमाप की मान बोलते हैं इसको। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अगला है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए, आंतरिक रूप मतलब इससे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बच्चा खुद से ही अभिप्रेरित है, खुद से ही प्रेरणा ले रखा है, ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ध्यान रखना, सही नहीं है ना। देखो, वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बिल्कुल यार, जो सेल्फ क्या कहते हैं मोटिवेटेड होते हैं ना, उनको लगता है यार कोई नहीं, मेरे लिए कोई भी कार्य आएगा मैं कर लूंगा, तो यहाँ पे पहली बात सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, नहीं यार ये जरूरी नहीं भाई, कोई हमेशा सफल हो ये जरूरी नहीं है ना। एक बार सफल हो सकता है, फिर असफल हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि कैसे आपने प्रैक्टिस की, कैसे आपने ट्राई की, तो यही सही नहीं होगा। बाकी हमको लग रहा है सब है। वे कार्य के साथ आनंद का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है ना। जो काम के साथ आप आनंद का अनुभव करते हो उस काम में आपको मजा भी आएगा। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है, यहां तक सही है। बी वाला हमारा जो है वो सही नहीं था। ओके, आगे बढ़ जाए, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला, बालक एक ऐसी पुस्तक है ना, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना पड़ता है। अधोपांत मतलब सर से पांव तक है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक सर से पांव तक पूरा करता है, ठीक है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है भैया? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? देखो, हमारे सर पे क्या होते हैं? रोए होते हैं। क्या होते हैं? रोए होते हैं। तो रा से रोए, रा से रूसो, ध्यान रखिएगा। अधोपांत आ जाए तो क्या लिखोगे आप? रूसो लिखोगे। रा से रोए, रा से रूसो। अगर बोल रहा है कि कोई बालक है और बालक का जो है आपको अधोपांत मतलब सर से लेकर के, मैंने कीटाणु बना दिया, कोई नहीं, सर से लेकर के पांव तक अध्ययन करना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूसो। क्या बोलेंगे? रूसो, है ना। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल से सही है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है? क्या बालक का होता है, अध्यापक का होता है, प्रशासक का होता है, या अभिभावक का? देखो, अब ये क्वेश्चन इतना ट्रेंडिंग, इतना फंसाने वाला है, इसमें आपको सब सही लग रहा होगा। सोच रहे होगे कि यार अगर टीचर नहीं है तो पढ़ाई कैसी है जी? अब वो यार अगर व्यवस्था ही नहीं, प्रशासक ही नहीं है तो कैसे पढ़ाई हो सकती है यार? अगर अभिभावक नहीं भेजे तो बालक क्या कर सकता है? जबकि इसमें क्या है? टीचर सेंटर्ड नहीं होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड होगा। बालक, इसमें जो मेन प्रभाव होता है किसका होता है? बालक। बालक जो है ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कैसा व्यवहार होना है। तो ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान में, किसमें? बाल मनोविज्ञान में बालक का ही प्रभाव होता है। देखो यहाँ पे बाल है, यहाँ भी बाल है, बाल 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 बाल, ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका बालक होना चाहिए। ओके, अगला है सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? सामान्य से विशेष, है ना, क्या है? सामान्य से विशेष। इसमें क्या होना चाहिए? क्या आगमनात्मक है या निगमनात्मक है? देखो ध्यान से समझना, कह रहा है सामान्य से विशेष, है ना। जैसे मान लो आपने सामान्य से विशेष, जब आप LKG से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, है ना, LKG से जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, मान लो 10th तक, या आप ऐसे मान लो 8th तक, है ना।
आपको एक तरह से सामान्य बातें बताई जाती हैं। आपकी स्थिति जो होती है वो सामान्य होती है, सामान्य चीजें आप पढ़ते हो, नॉर्मल चीजें पढ़ते हो, पढ़ लेते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप 9th में पहुंचते हो, 9th 10th, है ना, 9th 10th में फिर आपकी चीजें थोड़ी सी विशिष्ट हो जाती हैं। जैसे साइंस 3 पार्ट में बढ़ जाता है, एसएसटी 4 पार्ट में बढ़ जाती है, मैथ्स भी 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं। बट जब आप 11th 12th में जाते हो, है ना, आप और विशेषीकृत पढ़ाई करते हो भाई, फिर आप फिजिक्स ही पढ़ते हो, पूरा एक सब्जेक्ट हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री पूरी सब्जेक्ट हो जाती है। फिर जब आप बीएससी वगैरह करते हो तो आप उसको भी विशेष, फिजिक्स में भी 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं, 6 ब्रांचेस आ जाती हैं। फिर आप और अगर पीएचडी करते हो तो और आप उसमें मतलब एंट्री करते जाते हो, घुसते चले जाते हो। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य से विशेष निगनात्मक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सामान्य से विशेष निगनात्मक बोलेंगे, विशेष से सामान्य आगनात्मक बोलेंगे, है ना। ये क्या है? निगनात्मक है, सामान्य से विशेष को क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य से विशेष हमारा निगनात्मक हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? ओके, 10 हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 11 पे, है ना। 11 पे हमारा कह रहा है, देखिए समझिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था मतलब बचपन की प्रमुख क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? क्या है इसमें? क्या मतलब पर निर्भरता, क्या किसी पे निर्भर रहता है? जाहिर सी बात है, निर्भर तो रहता ही है, लेकिन क्या रहा है यहां पर? मनोवैज्ञानिक, जो मन से चलता हो, समझिएगा, शारीरिक नहीं, सार्वभौमिक नहीं, मनोवैज्ञानिक, जो मन से चलता हो। धार्मिकता पे बच्चा है, उसे क्या पता कि धार्मिक क्या चीज है, क्या है अधार्मिक, भाई उसे क्या ही पता है, उसे तो जिस धर्म में आप रख लोगे उस धर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो पर निर्भरता नहीं होगा, ये नहीं होगा। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति, अनुकरण करता है, लेकिन मनोविज्ञान क्या कहता है? सामूहिकता की भावना। ऐसा आपने देखा होगा, जब रिश्तेदार जाते हैं पैसे देकर के जाते हैं, ठीक है, जब पैसे देकर के जाते हैं, दो भाई का आपस बोलते हैं, आपस में बांट लेना, लड़ाई हो जाती है, मार हो जाती है उसी पैसे के चक्कर में। ठीक है, सामूहिकता की भावना, या समूह में बैठ के जब खाना खा रहे हैं ना, तो बच्चे ज्यादा खाना खा जाते हैं, सामूहिकता की भावना। तो मनोविज्ञान क्या कहता है? सब बच्चे बैठ करके खा रहे हैं, उसको भी साथ में बिठा दिया, उसने ज्यादा खा लिया। क्लास में, ट्यूशन में, कोचिंग में यही अंतर होता है। ट्यूशन में एक बच्चा बैठ करके पढ़ रहा है, अब उस एक बच्चे की जो मनोभाव, जो मानसिकता है, वो उस अध्यापक को पता है, वो अध्यापक उसको बोलेगा भी पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चा उतना ध्यान नहीं देगा। वहीं कोचिंग में जहां 10 12 15 20 बच्चे हैं, एक भावना बन जाती है या एक डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे लगता है कि यार इस सामूहिक स्तर पर अगर हम पीछे रह जाएंगे तो हम रह जाएंगे, इसलिए उसके अंदर एक सामूहिक भावना का डेवलप होता है, और फिर एक कॉम्पिटिटिवनेस की क्या कहते हैं, होड़ मच जाती है, फिर बच्चा जो है अच्छे से पढ़ने लगता है। इसीलिए एक छोटी क्लास तक ठीक है, आप होम ट्यूशन रख लो, समझ में आता है, बट 3rd 4th के बाद ऑलमोस्ट आपको कोचिंग भेजना ही भेजना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सी भावना आती है? सामूहिकता की भावना आती है, और जहां एक बार आपका बच्चा समूह में चीजें करना सीख गया है ना, फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ 12th, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, ये कह रहा है यहाँ पर कि किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता, है ना, संवेग मतलब इमोशंस, संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है ना। प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, क्या व्यवसाय की समस्या, नई पारिस्थितिकी के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी। ध्यान देना, देखो जब बच्चा बड़ा होता है तो परिवार के साथ उसकी अनबन शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा 24 मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, जैसे बच्चा 14-15 साल का होता है, 9-10 में, परिवार के साथ उसकी समस्या जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, परिवार से जो है वो मतलब थोड़ा दूर दूर रहने लगता है, तो उसको लगता है यार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे समझे, जो मुझसे प्यार करे, जो मेरे तक रहे। ठीक है, तो एक तो ये सीन है। व्यवसाय की समस्या, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि मुझे करना क्या चाहिए, व्यवसाय की भी समस्या आती है, जाहिर सी बात है। नई परिस्थिति के साथ समायोजन, अब वो बड़ा हो रहा है, उसको भी चीजें समझनी चाहिए, है ना, तो सबके साथ समायोजन बढ़ाना है। इसका मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा कि किशोरावस्था में जो संवेग है, जो भावना है, जो इमोशंस है, वो इन सभी की वजह से जो है वो तेज से प्रकट होती है ना, इन सभी की वजह से जो है वो आपकी तेज से प्रकट होती है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाँ, आईक्यू लेवल 140 से अधिक आईक्यू, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा गया है। आप लोगों ने अगर बीएड किया होगा तो बीएड में जाहिर सी बात है, अगर आप 6th to 8th के टीचर बन रहे, बीएड किया ही होगा, बीएड में आपको एक मतलब कागज दिया गया होगा आईक्यू लेवल नापने का, है ना।
आईक्यू टेस्ट करने के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए गए होंगे, फिर उसको रैंडमली कराया गया होगा बच्चों से, फिर आपने आईक्यू निकाल करके दिए होगा, इसका आईक्यू इतना है, आईक्यू इतना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपने मूर्ख है, सामान्य बुद्धि, फिर क्या है मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली, 140 से ऊपर है, जाहिर सी बात है क्या होगा, वो बहुत ही प्रतिभाशाली होगा। 140 से ऊपर है तो क्या है, वो आपका प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। एक इसका और भी पढ़ लीजिएगा कि 100, मैं एक वहां पे डाटा लगा दूंगा, अभी जैसे होगा मैं एक डाटा लगा दूंगा, इस डाटा को पढ़ लेना आप आराम से, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं एक डाटा लगा दूंगा, अभी डाटा पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, है ना। 14 कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? सृजनशीलता क्या है? सृजनशीलता क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब याद करने वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, 2014 में पूछा गया। देखो सारे क्वेश्चन 2014 के मैं अब लगा रखा हूं, किसी के पास पुराने पेपर उठा के देख लेना भाई साहब, 2014 के सारे क्वेश्चन जो आपके 2014 के आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो क्रो एंड क्रो ने क्या किया है? सृजनशीलता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति है, तो इसको किसने बताया? क्रो एंड क्रो ने बताया, ठीक है। अब इसको याद करना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर कुछ याद करने की ट्रिक बता दीजिए, तो आपको याद करने की ट्रिक भी पता चल जाएगी और आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयास और भूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास करो भूल जाओ, प्रयास करो भूल जाओ, या प्रयास करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। इसके सृजनकर्ता कौन है? तो ये है आपके थर्नडाइक। क्या है? थर्नडाइक। ध्यान रखना, थर्नडाइक जो है प्रयास और भूल, देखो जैसे बोला ना थर्नडाइक, दो वर्ड में बोला, थर्न और डाइक, वैसे प्रयास और भूल, थर्नडाइक प्रयास और भूल, ऐसे करके आप कर सकते हो, है ना। थर्नडाइक जो है वो प्रयास और भूल के जो है वो आपके सृजन करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? देखो सीधी सी बात है, दंडित नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट जरूरी है, बट ऐसा पनिशमेंट नहीं कि जिससे वो बच्चा पढ़ना ही छोड़ दे, है ना। पनिश करना ठीक है, बट एकदम से नहीं पनिश करना चाहिए उसको, ठीक है। सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है? पहले तो पीट देते हैं, अरे भाई पीटो नहीं, पहले देखो क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, फिर आप कारण जान जाओगे, कारण जान जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला है 17, क्या रहा है? जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखना की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, उस वक्र को क्या कहते हैं? मतलब मान लो पहले ये वक्र है, इसमें सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र है और बाद में ये एक ऐसे मंद होती जाती है ना, और लास्ट टाइम बाद गिर जाती है। फिलहाल इस वक्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्वेक्स कर्व, है ना, कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स उत्तरोत्तर वक्र बोलते हैं, है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो चीजें आपको शायद पता होंगी, है ना। ये है आपका कॉनकेव मिरर, है ना, और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक में पेंटिंग क्या कहते हैं, बाहर के साइड में होती है, और एक में पेंटिंग अंदर के साइड में होती है, पार्ट में, ठीक है। अब यही जो है समझिएगा, ये जो वक्र है ना, ये ऐसे गया है और ऐसे बना है ना। मान के चलो ये नीचे वाला पार्ट है। तो पहले इसने तीव्र से सीखा, जल्दी से सीखा, फिर धीरे 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 ये कम होता गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स कर्व बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगला 18 क्वेश्चन, हाँ 18 क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता का मतलब है कि जब दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता हो, क्या ये मतलब है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब दो व्यक्तियों शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, देखिए करना तो आपको सब है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप सबसे बड़ा वाला आंसर देख करके आप टिक करना। इट में भी 99% आपका जो है क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। आता तो आपको वैसे भी नहीं है फिलहाल, तो आप ऐसे ध्यान दीजिएगा
कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और योग्यता और संवेगात्मक दशा के सामान्य और एक जैसे नहीं होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैयक्तिक भिन्नता। अलग है, वैयक्तिक मतलब पूरी की पूरी व्यक्तित्व ही अलग है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि वैयक्तिक भिन्नता किस चीज को कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिएगा, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मानसिक स्वास्थ्य है तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। कुसमयोजन का निराकरण, कुसमायोजन है ना, समायोजन सही है, कुसमायोजन मतलब ऐसा जो बालक के ऊपर विपरीत असर डाले, तो जाहिर सी बात है इसका निराकरण मतलब इसकी दवा, इसका उपचार करना जरूरी है ना, हाँ बिल्कुल जरूरी है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना दोनों ही क्या है, जरूरी बात है। ठीक है, अगले पे हम लोग बढ़ते हैं, है ना भाई, आजा, हाँ 20 ओके। अब देखिए क्या रहा है, निम्नांकित 7 छात्र के अंक इस प्रकार है, 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी। भैया देखो, माध्यिका क्या हो सकती है इनकी, माध्यिका कैसे निकालते हैं। अब माध्यिका निकालने के लिए क्या कहते हैं, आपको मतलब पहले तो इन आंकड़ों को श्रेणी क्रम में लगाना होगा, है ना। आइए इन आंकड़ों को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जैसे लिखा हुआ है 23, है ना, आरोही क्रम बोल सकते हैं। 23 हो गया, 23 के बाद लिख सकते हैं हम लोग 36, फिर लिख सकते हैं 38, 23, फिर 36, फिर 38, 38 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 40, 40 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 50, 50 के बाद लिख सकते हैं 51, 51 के बाद लिख सकते हैं 54। ये हो गया। अब कह रहा है माध्यिका, माध्यिका का मतलब आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और हम हो गए माध्यिका, मध्य में है तो क्या हो जाएंगे, माध्यिका। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, ओके। चलो ये सीडीपी में कहां से आ गया, फिलहाल कहीं से आ गया तो हम लोगों ने इसको कर भी लिया, है ना। आगे बढ़े 21, कह रहा है रुचि का संबंध है, रुचि का संबंध किससे है भाई, क्या योग्यता से है। देखो जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा रुचि होगी आप उसमें योग्य हो, सीधी सी बात है। दूसरा क्या है, अवधान, अवधान का मतलब करने की इच्छा, तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों, रुचि का संबंध योग्यता अवधान दोनों से है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े 12, कह रहा है सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। जो आपने ज्ञान सीखा है, जो कौशल सीखा है, इसको अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। अरे प्रेरणा तो दूसरे को लेकर के दी जाती है क्या है, भाग नशा कहते हैं, बिल्कुल नहीं। फॉर्चून बिल्कुल नहीं कहते हैं। चिंता, अबे चिंता क्यों बोलेंगे, क्या है, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मतलब आज यहाँ सीखा, कल उसको प्रयोग किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 23, अगला कह रहा है यहाँ पर अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान, अनुबंध का मतलब है कि आप किसी चीज को करने जा रहे हो, अनुबंध हो गया, किस चीज को करने जा रहे हो। इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, उत्तेजना, है ना। उत्तेजना होगी तभी आप किसी चीज को कर सकते हो, अदरवाइज आप किसी चीज को करने से पीछे हट जाओगे। ठीक है, सरल क्वेश्चन था। अगला है स्मृति सीखी हुई, भाई साहब एक मिनट, कह रहा है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है, ये कथन किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा इसको कहा था वुडवर्थ ने, है ना। देखो यहां पर सीधा आया है और वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी कैसी होती है, सीधी होती है। लकड़ी कैसी होती है, सीधी होती है। तो अगर कहीं आए स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है तो आप क्या लगाएंगे, वुडवर्थ लगाएंगे। वुड कैसा होता है, सीधा होता है, तो वुडवर्थ कैसा हो जाएगा आपका, सीधा हो जाएगा। जहां कहीं सीधा आया तो आपने यहाँ पर कटाक्ष से उसको उठा करके चेप दिया। ठीक, अगला 25, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा अध्ययन को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। अध्ययन को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। तो भैया देखो क्या है,
उद्दीपन की स्थिति यही नहीं है भाई साहब, है आवश्यकता। बिल्कुल यार, आपको आवश्यकता होगी तभी आप अध्ययन करोगे, है। और ए या बी, या तो ये या तो ये। हाँ यार, ये भी ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन नहीं, ये तो है ही नहीं, तो ये नहीं है सही होगा, गलत जवाब। और दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या है? आवश्यकता, है ना। ओके, दशा नहीं है, तो बेटा यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही, उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन मतलब आप पूरी तरह से संपन्न हो, आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जाहिर सी बात आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। जैसे आप जो चीज करना चाह रहे हो, अगर आपने उसको प्राप्त कर लिया है, तो फिर आप आगे मेहनत क्यों करोगे? नहीं प्राप्त कर पाओगे तो मेहनत करोगे। तो उद्दीपन मतलब संपन्नता, संपन्नता आ जाएगी तो आप आगे पढ़ोगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रतिकर्षित करने का एक क्या कहते हैं तरीका है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? आदतों से होती है, शारीरिक विकास से होती है, या मूल प्रवृत्तियों से होती है, या किससे होती है? संप्रत्ययों के निर्माण से होती है। भैया मूल प्रवृत्ति होती है ना। संवेग मूल प्रवृत्ति। देखो, सब पोएट नहीं बन सकते हैं, सब टीचर नहीं बन सकते हैं, है सब व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति है। क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति। इस बात को समझिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, 27 क्वेश्चन कह रहा है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर, अभिप्रेरण के लिए अक्सर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? क्या आपको संवेग? नहीं। आवश्यकता? बिल्कुल। अभिप्रेरण मतलब देखो, जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति था, एक बालक था, जिसका घर जो है वो मतलब बहुत दिक्कत में था, टपक रहा था ऐसे, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसको किससे प्रेरण मिला होगा? अपने से प्रेरण मिला होगा, स्वप्रेरण, अभिप्रेरण। तो इसके लिए क्या थी? इसकी आवश्यकता थी नौकरी पाना, इसलिए इसने इतनी मेहनत करी। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, जो अभिप्रेरण है इसके लिए क्या है? आवश्यकता जरूरी है, इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता का प्रयोग किया जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षकों को, है ना, प्रत्यय निर्माण के विकास के लिए क्या करना चाहिए? सरल से जटिल शिक्षा विधि अपनानी चाहिए। बिल्कुल, सरल, पहले सरल फिर जटिल। मतलब पहले आपको ऐसी चीज पढ़ानी चाहिए जो कॉन्क्रीट हो, सामने दिखाई पड़े, फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना चाहिए, जो आपको दिखाई ना पड़े, जो खाली महसूस हो, ठीक है। तो सरल से जटिल, ठीक है। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल सही, विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, जो और भी प्रत्यय उनके अंतरण का अवसर देना चाहिए, या उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। यही सही हो जाएगा, इन्हें उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे एक विद्यार्थी का जो एक जीवन है बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव का हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो करनी चाहिए, ये बिल्कुल से आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है, भाई साहब कह रहा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। जो चिंतन है यह मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? तो ध्यान रखिएगा, रॉस ने दी है ना। अगर अधोपांत बोलता, सर से लेकर के कहां तक बोलता, पैर तक बोलता, तो भी कौन देता? रॉस देता, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है ना। ज्ञानात्मक पहलू है, जब ऊपर से नीचे तक देखोगे तभी तो ज्ञान आएगा। तो किसने दिया है आपको? रॉस ने दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 29 है। हाँ, कल्पना के विकास के लिए, कल्पना के विकास के लिए क्या जरूरी है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल सही है। आपके ज्ञानेंद्रिय अगर प्रशिक्षित नहीं है तो आपकी कल्पना का कोई विकास नहीं हो सकता है। कहानी सुनना चाहिए। बिल्कुल, जब आप कहानी सुनोगे तभी आप चीजें अपनी तरह से एडिट कर पाओगे। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्ति के, हाँ बिल्कुल, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए, तभी आपका जो है वो क्या होगा? कल्पना का विकास होगा। ये सारी चीजें करने के बाद आपकी कल्पना का जो है वो विकास